गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसमें किसी को कोई डाउट है? नोट्स रिवाइज कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो पूछो। एटॉमिक रेडियस का यूनिट क्या होता है? बेटा, हम एंगस्ट्रॉम में भी मेजर कर सकते हैं, नैनोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं तुम्हारे पास। देन आप चाहो तो मीटर में भी मेजर कर सकते हो, लेकिन क्योंकि बहुत छोटी यूनिट्स होती है ना, तो बहुत छोटी वैल्यू होती है, इसलिए हम लोग उसको जनरली एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, इन सब में मेजर करते हैं। और किसी को डाउट? सर, 11th में केमिस्ट्री के कितने चैप्टर्स हैं? बेटा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। लगभग 13 to 14 चैप्टर्स आर देयर। शेड्यूल में कल डिस्कशन है। कितने बजे? ओके, कल रिवीजन ठीक है, करवा देंगे। लास्ट क्लास में हमने अब क्या पढ़ा था? करवा देंगे, टेंशन ना लीजिए, नो प्रॉब्लम। आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन आई थिंक पढ़ रहे थे हम लोग। वेरिएशन इन आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में, ब्लॉक्स के अंदर, आई थिंक, है ना? कैसे पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करता है, ब्लॉक के अंदर कैसे वेरी करता है, तुम्हारे ये चीज हम लोगों ने, सॉरी, ग्रुप के अंदर कैसे वेरी करता है, इस चीज के बारे में देखा था। और हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे बेसिक, आई थिंक सो, एज फार एज आई रिमेम्बर। ओके, क्वेश्चंस कर रहे थे, गुड। तो वहां तक में एक बार नोट्स फटाफट रिवाइज कर लो। यू हैव 2 to 3 मिनट्स, यू हैव 3 मिनट्स। अपने नोट्स को एक बार, पुराना जो नोट्स मैंने लिखवाया है कल का लेक्चर का, उसको फटाफट आयनाइजेशन एनर्जी वाला रिवाइज करो जल्दी से। हो जाए उसके बाद बताओ।
कोई डाउट है तो पूछो। चलिए क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन करिए। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, calculate the energy required to convert all atoms of magnesium to Mg+2 ions present in 48 milligram of Mg vapors of magnesium vapors, ठीक। आयनाइजेशन एनर्जी 1 IE1 ऑफ मैग्नीशियम वो आपको गिवन है 740 किलो जूल पर मोल, एंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीशियम is given as 1450 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन सॉल्व करिए। Let's see how many of you do it. करिए सब लोग सॉल्व। सर वो 1450 है क्या? हाँ, श्रेयस का आंसर आया 6380 जूल्स। गलत है बेटा। नूपुर, कितने दिनों बाद क्लास में आई हो बेटा? लास्ट क्लास में कौन कौन एब्सेंट था? 2190 किलो जूल गलत है। 1029 किलो, 1029.5 गलत है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा है? 48 मिलीग्राम मैग्नीशियम वेपर्स को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इनको मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? आपका क्वेश्चन ये है।
बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। यहां पर बाकी कंसेप्ट भी अप्लाई होगा, थोड़ा सा सोचो। थर्टी 30.48 किलो जूल गलत है बेटा। सब लोग सॉल्व करो। यहां पर मोल के लिए दिया है तो 49416 किलो जूल रॉन्ग आंसर है। 63.8 इंटू Na जूल्स गलत है। सोचो सोचो। मैं सॉल्व करूं क्या? चलो देखो भैया, आप बताइए, देखिए ध्यान से। जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है आपको? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू दिया है, मतलब mg गैसियस से mg प्लस गैसियस, इसको बनाने के लिए इसका एक मोल के लिए आपको कितना एनर्जी लगा? ये आपके पास 740 किलो जूल पर मोल लिया, मतलब एक मोल mg को mg प्लस बनाने के लिए कितना एनर्जी लगा? 740 किलो जूल पर मोल। तो mg प्लस से फिर mg प्लस 2 बनाने के लिए mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसको बनाने के लिए आपको कितना एनर्जी लगा? वो लिखा है IE2। और एक मोल के लिए देखो पर मोल दिया है, मतलब एक मोल के लिए कितना एनर्जी लगा यहां पर? 1450 किलो जूल पर मोल। यस और नो? इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो mg गैसियस, एक मोल mg को mg प्लस 2 बनाने के लिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे पास यहां पर टोटल एनर्जी दैट इज डेल्टा H, टोटल एनर्जी कितना रिक्वायर्ड हुआ? वो आपके पास IE1 प्लस IE2, पहले स्टेप में कितना एनर्जी लगा, दूसरा स्टेप में कितना एनर्जी लगा, उन दोनों का समेशन दैट इज 740 इंटू 1450, सॉरी प्लस प्लस है ये बीच में, तो इसको ऐड करो तो ये कितना आ जाएगा? 5 प्लस 4 इज 9, तो तुम्हारे पास 2190 किलो जूल। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल mg को mg प्लस 2 बनाने के लिए कितना एनर्जी लग रहा है? 2190 किलो जूल, राइट? बोलिए हाँ या ना। हाँ कार्तिक बोलो। बेटा 43.8 किलो जूल नहीं है,
4.38 किलो जूल है। तो अब देखो ध्यान से, ये 2190 एक मोल के लिए है। मेरे पास मैग्नीशियम का मास दिया है कितना, 48 मिलीग्राम। क्या मेरे पास मैग्नीशियम का मास दिया है 48 मिलीग्राम, दैट इज तुम्हारे पास मोल्स ऑफ मैग्नीशियम निकालो। मोल्स ऑफ मैग्नीशियम वो कितने होंगे, मास इज 48 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम, मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, अपॉन मैग्नीशियम का एटॉमिक मास दैट इज 24। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 इंटू 10 की पावर -3। हाँ या ना, बोलो। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए मैग्नीशियम के। अब मेरे को एक मोल के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, 2190। तो इतने मोल्स के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंटू 10 की पावर -3 मोल्स। इसके लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, 2190 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, दैट इज 4380 इंटू 10 की पावर -3 किलो जूल। इसको थोड़ा सा सुंदर लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 4.38 किलो जूल। इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगा टू कन्वर्ट 48 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम इंटू Mg+2। गेटिंग इट और नॉट? समृद्धि अभी आवाज आ रहा है बेटा? यस, ओके ओके ओके। तो सबको समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था कि आपको एक मोल के लिए कितना एनर्जी लग रहा है वो निकालना था सबसे पहले। तो एक मोल के लिए कितना एनर्जी लगा, 2190 किलो जूल। और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 इंटू 10 की पावर -3। तो इसके लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, बस यही आपको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जल्दी से नोट डाउन करिए। नोटेड? तो सबको समझ में आया क्वेश्चन किस हिसाब से सॉल्व करना था? आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया हुआ था, आयनाइजेशन एनर्जी 2 दिया हुआ था। तो वो किसके हिसाब से दिया था, पर मोल, दैट इज एक मोल के लिए। तो आपको सबसे पहले एक मोल के लिए कितना एनर्जी लगेगा वो निकालना था। मैग्नीशियम से मैग्नीशियम+2 बनाने के लिए तो वो हमने देखा 2190 किलो जूल लग रहा है एक मोल को कन्वर्ट करने के लिए Mg से Mg+2। फिर हमने मैग्नीशियम का जो मास दिया है उससे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स निकाले। तो फिर हमने लगाया बेसिक यूनिटरी मेथड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, the energy, consider the following ionization energy of
टू एलिमेंट्स ए एंड बी, आपको दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, उसका आयनाइजेशन एनर्जी IE1, IE2 एंड IE3, तीन आयनाइजेशन एनर्जीज आपको दी है। फर्स्ट तुम्हारे पास ए एलिमेंट के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है किलो जूल में है सारी की सारी, वो है 899। बी तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज 1757, आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज 14847। देन ऑप्शन बी, जो बी एलिमेंट है उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है 737, 1450 किलो जूल पर मोल एंड 7731 किलो जूल पर मोल। बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि बोथ ए एंड बी बिलोंग टू ग्रुप 2, दोनों के दोनों कौन से ग्रुप के हैं, ग्रुप 2, वेयर A comes below B। ऑप्शन बी आपको क्वेश्चन में गिवन है कि बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 1। ऑप्शन बी है आपके पास बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 1। फिर तुम्हारे पास वेयर ए कम्स बिलो बी, ऑप्शन बी आपको ये दिया हुआ है। ऑप्शन सी आपके पास दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 1 where B comes below A, एंड ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2 where B comes below A। ठीक, चलिए आइडेंटिफाई करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सब लोग करिए जल्दी, फास्ट। श्रेयस का आंसर है ए, अथर्व का आंसर है डी। ध्यान से देखिए, ये आपका जेई मेंस 2017 का क्वेश्चन है एग्जैक्ट। बेटा ये चालू करके स्पीकर और ये आवाज करने की कौन सी आदत है, हमेशा रोज का रोज। बताइए बाकी लोग। कार्तिक,
हर्षा, ओम, सृष्टि, समृद्धि, ओमकार, यस, अनुष्का, सब लोग बताइए, सॉल्व करिए। सोच समझ के आंसर दो। हाँ तो ऑप्शन बताओ, अथर्व सस्ते, ऑप्शन बताओ। हर्षा का भी आंसर आया है ए। समृद्धि का आंसर आया है डी। बेटा तो ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, ऑप्शन देखो ना। ऑप्शन देखो, स्क्रीन आपको दिखाई नहीं दे रही क्या? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जो लिखा है सबको दिखाई दे रहा है? हाँ तो फिर ऑप्शन देखिए, आवाज नहीं सुनी कोई बात नहीं, आप रीड तो कर सकते हैं। आई होप अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अथर्व सस्ते का आंसर आ रहा है डी। अनुष्का का आंसर आया है डी। अनुष्का आपने शायद पहले कुछ और आंसर दिया था। नहीं नहीं, नहीं दिया। तो करेक्ट आंसर बताओ कार्तिक। सृष्टि का आंसर आया है सी। श्रेयस, आपने आंसर दिया है ए। अलग अलग आंसर आ रहे हैं, किसी का आंसर ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। कार्तिक ये क्या मतलब है सी और डी? एक आंसर बताओ। ध्यान से देखिए सब लोग, कि मैं अगर ए एलिमेंट के लिए बात करूं तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखा 899, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखा 1757। फिर जब मैं सेकेंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में अगर ध्यान से देखूं तो गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। क्या है आपके पास? सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में गैप बहुत ज्यादा है। देखो 1757 से सीधा 14,847, 14,000 में पहुंच गया, मतलब कितने गुना एक सडन जंप देखने को मिला। ऐसा क्यों मिला होगा? आपके पास वैलेंस सेल चेंज हो गई, मतलब यहां पर इसके अंदर ए एलिमेंट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यहां पर इससे हमको पता चल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। ओके, फिर मैं अगर बी एलिमेंट को देखूं, बी एलिमेंट के अंदर क्या है, आपकी आयनाइजेशन एनर्जी 737 से 1450 पहुंचा। फिर 1450 से 7731, फिर देखो खतरनाक जंप आया है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड 3 में खतरनाक जंप देखने को मिलेगा। मिल रहा है कि नहीं? बोलो, मिल रहा है। तो इसके अंदर भी पता चला कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आपके पास 2 है। अगर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हमको पता चल गया कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं, ग्रुप 2। ये तो हमको पता चल गया। अब ग्रुप 2 किस किस ऑप्शन में दिए हैं, ए और डी में, तो ए और डी में से तुम्हारा आंसर करेक्ट होगा। ये बात तो हमको पता चल गई, मतलब बी और सी ऑप्शन ऐसे ही हट गए। अब तुक्का लगाना है तो 50% के ऊपर आ गया। अब और एक्यूरेट चाहिए आंसर, तो देखो ध्यान से,
अब अगर दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, क्या दोनों के दोनों क्या है आपके सेम ग्रुप के एलिमेंट है, ये बात हमको पता चल गई। ओके, डेटा देख करके पता चली। फिर देखा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बी का आयनाइजेशन एनर्जी कम है ए से, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी भी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी भी, मतलब बी का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ए की आयनाइजेशन एनर्जी से कम है। इसका मतलब हम जानते हैं कि सेम ग्रुप के अंदर जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, आपका डिक्रीज करता है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिक्रीज करता है। इसका मतलब, और कम एनर्जी किसका है, बी का। इसका मतलब जो बी एलिमेंट है वो आपका नीचे में आएगा और ए एलिमेंट ऊपर में आएगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ फिर। तो ऑप्शन ए में तो बोल रहा है कि ए कम्स बिलो, तो ए तो ऊपर में है और बी नीचे में है। तो देखो ऑप्शन डी तुम्हारे पास ग्रुप टू वेयर बी कम्स बिलो ए। तो तुम्हारे पास करेक्ट आंसर इज डी। डी इज योर करेक्ट आंसर। सबको समझ में आया। जिन्होंने आंसर ए बोला था, जिन्होंने सी बोला था, उनको समझ में आया कि गलती कहां हुआ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, इनकरेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। चार ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं। ऑप्शन ए आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ एल्यूमिनियम लेस देन व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ मैग्नीशियम। ऑप्शन बी आपके पास मैंने दिया है आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ सोडियम is less than ionization energy 1 of मैग्नीशियम। ऑप्शन सी मैंने आपको दिया है आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीशियम, वो तुम्हारा ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ सोडियम। डी ऑप्शन मैंने आपको दिया है आयनाइजेशन एनर्जी 3 of magnesium greater than ionization energy 3 of what, aluminium। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए सब लोग। जल्दी से सॉल्व करिए।
अथर्व का आंसर आया सी, ओमकार का आंसर आ रहा है सी। बेटा मेजोरिटी पे मत चले जाना, क्योंकि लास्ट टाइम मेजोरिटी जो आंसर था वो ए था, जो कि लगभग लोगों का गलत था। समृद्धि का आंसर आया डी। सोच समझ के आंसर दो, गलत नहीं करना है। बताइए बाकी लोग, जल्दी सॉल्व करो। ध्रुवांकर ये कोई आने का टाइम है आधे घंटे बाद। सर ए इज करेक्ट, लॉक कर दो। हाँ, यहाँ केबीसी खेल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। नेटवर्क प्रॉब्लम, बेटा उल्लू मत बनाओ हमको। अभी सही है कि गलत है? अभी लॉक किया है ना। अभी आंसर सही आंसर है गलत है, इसको अभी रिलीज करेंगे कुछ देर में। अभी तो सस्पेंस है, सभी लोगों को सॉल्व करने दो, जल्दी सॉल्व करो। सृष्टि का आंसर आया डी, ओमकार का आंसर आया डी। बेटा मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखना। मैंने बोला कि सोच समझ के आंसर दो। तो मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा हूं। किसी पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है मुझे, कि मैं जो तुम लोगों को बोल रहा हूं कि सोच समझ के आंसर दो, सोच समझ के आंसर दो। हर्षा का आंसर आया है सी। अभी भी मेजोरिटी किसके साथ में है? स्टिल द मेजोरिटी इज विथ आंसर डी। एक दो, किसी का ए आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, तो किसको लॉक करें फाइनली? एक मिनट तक तो नहीं, अब तो बहुत देर हो गई।
सर सी सी सी, काफी बच्चे बोल रहे हैं सी। चलिए देखिए, सो द करेक्ट आंसर गोज टू सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। सी क्या है आपके पास? करेक्ट आंसर है। तो कितने लोगों का सही हुआ? आई थिंक ज्यादा लोगों का सही नहीं हुआ है। देखो ध्यान से, जिन लोगों ने गलती किया है, भैया मैंने पूछा क्या है आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल का 3s2 3p1। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 3s2। जब पहले इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किससे निकलेगा? तुम्हारे पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। किससे निकलता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मैंने आपको आयनाइजेशन एनर्जी 1 एंड 2 का ऑर्डर निकालना सिखाया है, सिखाया है कि नहीं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर निकालना सिखाया है। तो देखो, तो यहां पर दोनों में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? भैया मैग्नीशियम की, क्योंकि इसके अंदर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मतलब Ie1 ऑफ मैग्नीशियम ज्यादा किससे? Ie1 ऑफ एल्यूमिनियम। तो बिल्कुल सही दिया है। तो इसने पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। फिर मैग्नीशियम एंड सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? वैलेंस शेल का 3s1। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? सोडियम का नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब बड़े आसानी से ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। हाँ बोलो यस। कोई डाउट है? तो फिर, तो देखो सोडियम के अंदर क्या है? आपके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करते ही किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रहा है? नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन हो रहा है। इसका मतलब ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। और यहां पर मैग्नीशियम में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी है। तो यहां पर भी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज्यादा, किससे? सोडियम से। और ये भी हमने जाना है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एल्कली मेटल्स का सबसे कम होता है। तो बिल्कुल से ये स्टेटमेंट द्वारा सही है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं ऑप्शन डी की। ऑप्शन डी में देखो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए बात की है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन पहले निकाल चुके हो। तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? 3s1। और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बचेगा? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बराबर है कि नहीं? तो अब इलेक्ट्रॉन को, अब किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है? नियोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा है? मैग्नीशियम का। तो तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब बात करते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की। तो भैया जब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम की बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाऊंगा तो सोडियम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब कि तुम्हारे पास यहां पे तुम्हारे इसकी सोडियम की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहां पे उल्टा ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बट सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा मना किया कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग? मैंने इसमें कहा मना किया? श्रेयस, इट इज एक्सपेक्टेड। मतलब
देखो बी एंड सी एक्सप्लेन। बेटा मेरे को ये बता दो, सेकंड आपने सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर लिखा था क्या? बोलो। फिर आपको मैंने ये भी लिखवाया था फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। अगर आपको वो ऑर्डर समझ में आया है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल से सही समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं हो रहा इसका मतलब वो आपने ऑर्डर सही से ध्यान नहीं दिया। मैंने बताया था, एक स्टेटमेंट भी लिखवाया है कि फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे देखने को मिलता है। मैंने आपके अपने नोट्स चेक करो, उसमें मैंने लिखवाया है कि फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में सबसे ज्यादा इंक्रीज या फिर गैप कहां पे देखने को मिलता है। IE1 एंड IE2 के बीच में सबसे ज्यादा एल्कली मेटल्स में, मतलब IE2 जो होता है एल्कली मेटल्स का सबसे ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी तो तुम्हारा वहीं पे, सी ऑप्शन तो वहीं पे चला गया। याद है कि एल्कली मेटल्स के अंदर मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही वैलेंस सेल चेंज होती है। तो यहां पे वही तो हो रहा है। देखो सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही आपके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होगा? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसका मतलब अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जाओगे तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, जो कि काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जो कि क्या है आपके पास? काफी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। और मैग्नीशियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है? 3s1। तो 3s1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि नोबल गैस से 3s1 से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसका मतलब वहां पर आयनाइजेशन एनर्जी कम लगेगी। तो यहां पे तो ये ऑर्डर उल्टा दिया है। तो सी तो यहीं पे खत्म हो गया। अब ऑप्शन बी की बात कर रहा है तो भैया मैंने आपको बताया कि लेफ्ट से राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। बताया है कि नहीं कि लेफ्ट से राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है? बोलो। कोई नहीं बोल रहा है तो नो एक्सप्लेनेशन, किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। तो ऑप्शन डी वाला देखो। ऑप्शन डी में ऑप्शन डी जिसने पूछा, मैंने आपको स्टेटमेंट लिखाया कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में सबसे ज्यादा गैप कहां पे होता है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स में। और ये भी सोच सकते हो कि मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी 3, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपका जो एनर्जी लगेगा उसको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी 3 बोला है। उसको मैंने थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बोला है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एल्यूमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद मतलब Al+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका? 3s1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियोन 3s1 का। और मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद दैट इज Mg2+ बनाने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बताओ किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा डिफिकल्ट है? अभी इलेक्ट्रॉन को निकालना कहां से ज्यादा डिफिकल्ट है उसका?
एल्यूमिनियम +2 से या मैग्नीशियम +2 से? मैग्नीशियम +2 से। इसका मतलब उसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो देखो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज्यादा है एल्यूमिनियम से। तो ये तुम्हारा सही दिया हुआ है, लेकिन हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये इसलिए हमारा आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इन वेपर स्टेट absorbed 1200 किलोजूल ऑफ एनर्जी, 1200 किलोजूल ऑफ एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी 1 ऑफ मैग्नीशियम इज 750 किलोजूल पर मोल। मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी 1 दिया है। आयनाइजेशन एनर्जी 2 ऑफ मैग्नीशियम इज 1450 किलोजूल पर मोल। फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज, फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज, ऑप्शन ए 59% Mg+2, कॉमा 41, सॉरी ये Mg+ है, एंड 41% ऑफ Mg+2। ऑप्शन बी आपके पास है 69% Mg+ एंड 31% Mg+2। सी ऑप्शन आपके पास है 49% ऑफ Mg+1 एंड 51% ऑफ Mg2+। ऑप्शन डी आपके पास है 29% Mg+ एंड 71% ऑफ Mg+2। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सॉल्व करिए। सब लोग नोट्स को अच्छे से पढ़ा करो। कितने लोग क्लास में आने से पहले डेली नोट्स को रिवाइज करते हैं एक बार? कितने लोग डेली नोट्स रिवाइज करते हैं, डेली का चीज डेली पढ़ते हैं? नोबडी, बताइए, ऐसे जेई क्लियर होगा। जब नोट्स ही डेली नहीं पढ़ते तो फिर आपके मार्क्स कहां से आएंगे? फिर मार्क्स भी एक्सपेक्ट मत किया करो। सॉल्व करिए। अभी तक आप लोग 10th वाले मूड से निकले नहीं है बाहर। बहुत बच्चे अभी 10th वाले तरीके में ही अटके हुए हैं कि कल टीचर ने पढ़ाया, आज जा करके बिना कॉपी खोले जैसे स्कूल में जाते थे बस्ता घेर दिया, एक साइड में फेंक दिया। उसी मूड में आज भी बैठे हुए बच्चे। बताइए,
ऐसे नहीं चलता है, काम ऐसे नहीं चलेगा। डेली की चीज डेली पढ़नी पड़ती है, तब जाकर के जेई होता है। एक दिन में जेई नहीं होता है। 2 दिन की कठोर, 2 साल की कठोर परिश्रम के बाद आपका यह जेई के अंदर होगा सिलेक्शन, वरना नहीं होगा। ये कटु सत्य है जेई का। किसी भी चीज में चले जाना, जब तक मेहनत नहीं करोगे सिलेक्ट कुछ हो ही नहीं सकता। खाना खाने में भी बताइए मेहनत लगता है, मुंह चलाना पड़ता है। तो जेई के अंदर तो और भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बताइए। अरे कोई तो सॉल्व करो भैया। तुम लोग तो लगता है कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले गए बातों को। 18 सस्ते का आंसर आया है डी। एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, वो भी सही है या गलत है कुछ पता नहीं, और जो कि गलत ही है। बताइए। सी ऑप्शन, समृद्धि का सी ऑप्शन आया। किसी का एक ऑप्शन कॉमन ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी लोग भी जल्दी सॉल्व करो। चलो अथर्व सस्ते, आप बताइए कैसे सॉल्व किया आपने। हाउ, कैसे चेक किया। कुछ तो तरीका लगाया होगा सॉल्व करने के लिए। समृद्धि का आंसर आया है बी। चलिए बी सी डी तीन आंसर तो आ गए, अब किसी का ए बचा है, देखते हैं ए किसका आता है। बताओ बताओ कैसे आया, कैसे परसेंटेज निकाला। सर हर एक को चेक किया परसेंट बाय
100 इंटू वैल्यू की मदद से, अच्छा गलत। ओके समृद्धि, नाउ यू टेल मी हाउ यू सॉल्व इट, आपने कैसे सॉल्व किया? सर पहले मैंने 750 जो पहला आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो हाँ 100 एंड 1200 किलो जूल से माइनस किया, गुड। और फिर आंसर आया 450 किलो जूल। फिर ओके मैंने 450 किलो जूल जो है ना, तो वो Mg2+ में कन्वर्ट करने के लिए 4500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई किया और उसका परसेंटेज 31% निकाला, गुड गुड और गुड, फिर 100 से माइनस करके 69% Mg+ का लाया। एक्सीलेंट, गुड, बिल्कुल करेक्ट किया, करेक्ट अप्रोच है। बाकी लोग भी सॉल्व करो। देखिए कैसे सॉल्व करना है। कितने लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि करना क्या है? ऐसा भी है क्या? ऐसा कितने लोगों के साथ है कि सर करना क्या है, हमको यही नहीं समझ में आ रहा? आपने ये सब पढ़ाया ही नहीं है। अरे बोलो, ईमानदारी रखो यार, तुम लोग बिल्कुल भी ईमानदारी नहीं रख रहे। कितने लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा कि कैसे सॉल्व करना है? ऑनेस्टली बता दो भैया, मैं कोई मार थोड़ी रहा हूं, तुमको नहीं पता चल रहा। गुड। और बाकी लोग, आदित्य को नहीं पता चला, ओमकार को नहीं पता चला, ओम सुनील भोसले को नहीं पता चला, तो इतनी देर से तुम लोग क्या मेरी बारात आने का वेट कर रहे थे? बाकी आंसर तो केवल दो बच्चों का आया, एक अथर्व सस्ते, एक समृद्धि। समृद्धि ने बिल्कुल सही किया है, बाकी लोग, अथर्व का गलत है। एटलीस्ट उसने ट्राई किया, कुछ तो आंसर दिया। बाकी लोग क्लास में क्या सोने के लिए आए हैं? देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या गिवन है आपको कि मैग्नीशियम से, ध्यान से देखिए, जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है कि मैग्नीशियम से Mg+ बनाने के लिए, 1 मोल Mg को Mg+ बनाने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? 750 किलो जूल। ठीक, फिर Mg+ से Mg+2 बनाने के लिए कितना, 1 मोल के लिए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है? 1450 किलो जूल। क्या ये सबको समझ में आती है? इतना इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, बोलो। अरे ये समझ में आता है कि नहीं, ये पता चलता है कि नहीं? हाँ ओके। आपके पास टोटल एनर्जी कितना दिया गया? 1200 किलो जूल। टोटल एनर्जी कितना गिवन है? 1200 किलो जूल। तो उसमें से सबसे पहले मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम क्या करेगा? 1200 में से 750 किलो जूल, 1 मोल आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कितना मोल लिया? 1 मोल। तो उस 1200 में से मैग्नीशियम 1200 में से 750 किलो जूल एनर्जी यूज करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg+ में। मतलब सारा का सारा मैग्नीशियम, 1 मोल मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो गया? Mg+ में। तो अब यहां पर मैग्नीशियम प्लस के पास कितना एनर्जी बचा? 1200 में से 750 माइनस करो, दैट इज 450। अब मेरे पास केवल 450 किलो जूल एनर्जी है और उसकी हेल्प से मैग्नीशियम +1 से +2 बनाना है।
अब अगर 1 मोल मैग्नीशियम +1 को +2 में कन्वर्ट करना है तो मेरे को 1450 किलो जूल एनर्जी चाहिए 1 मोल के लिए, लेकिन मेरे पास केवल 450 किलो जूल एनर्जी है। इसका मतलब सारा का सारा मैग्नीशियम 1 मोल पूरा का पूरा Mg+2 में कन्वर्ट तो नहीं होगा। कुछ 1 मोल में से कुछ तुम्हारे पास फ्रैक्शन जो है, कुछ पार्ट जो है वो मैग्नीशियम +2 में कन्वर्ट होगा। ये समझ में आता है कि नहीं? बोलो। मैंने अभी जो बोला ये बात समझ में आई क्या? गॉट इट? तो अब उसमें से कितना पार्ट कन्वर्ट होगा? तो भैया परसेंटेज ऑफ Mg+2 वो कितना आ जाएगा डायरेक्टली, कि एनर्जी कितनी है आपके पास 1 मोल को 450 और पूरा कन्वर्ट करने के लिए 1 मोल को कितना चाहिए था 1450 इंटू 100, ये आपके पास आ गया परसेंटेज ऑफ Mg+2। बस यही करना था, दैट इज इट इज अप्रोक्सीमेटली 31%। तो अगर आपके पास Mg+2 का 31% है तो बाकी बचा हुआ किसका परसेंट है? Mg+ का। तो परसेंटेज ऑफ Mg+ वो कितना आ गया? 100 - 31, दैट इज 69। आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर इज बी। केवल पूरी क्लास में एक बच्चे ने आंसर सही दिया है और किसी का आंसर सही नहीं है। तो समझ में आया आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर बेस्ड हमने अलग अलग न्यूमेरिकल्स कैसे वैल्यूज देकर के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। आई होप इतने क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं वैसे मैं क्लास में। सबको समझा? चलिए, तो हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग लास्ट पार्ट है आयनाइजेशन एनर्जी का, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं उसकी। तो एक्सेप्शंस की हमने बात नहीं की ना अभी तक। देखिए तो ओके, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हमारे पास है एक्सेप्शंस इन आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी में कहां पर एक्सेप्शंस हैं उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले तो है आपके पास किसमें? बोरॉन फैमिली। सबसे पहले किसमें? बोरॉन फैमिली के अंदर। बोरॉन फैमिली में कैसे हैं देखिए ध्यान से। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, राइट। तो हमारे पास जो हमारे हिसाब से आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होना चाहिए कि बोरॉन का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर गैलियम का, फिर इंडियम का, फिर थैलियम का। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ये हम आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर एक्सपेक्ट करके चलते हैं, लेकिन हमको ये देखने को नहीं मिलता। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है? बोरॉन, फिर आपके पास होता है थैलियम, देन आपके पास गैलियम, उसके बाद आपके पास एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। ये आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलता है। मतलब एक एज ए नंबर के तौर पे बोलूं तो 1 5 3 2 4, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, फिर फिफ्थ एलिमेंट दैट इज थैलियम, फिर थर्ड गैलियम, 2 एल्यूमिनियम, फोर्थ इज इंडियम। याद करने के लिए मैंने ऐसे ही 1 5 3 2 4 लिख के चला। ओके, अब ऐसा रीजन क्या होता है बेटा? हम जानते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी तो डिक्रीज करता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जो थैलियम है वो जस्ट आपके पास 5d सीरीज के बाद आता है। तो 5d सीरीज में हमको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। पढ़ा है क्या लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? बोलो। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? आपकी जो 5d सीरीज है और 4d सीरीज है उनकी साइज में
ऑलमोस्ट उनकी जो साइज है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। ठीक, वहां पे जेड इफेक्टिव काफी इंक्रीज करता है, तो वही उसी का इफेक्ट यहाँ पर थैलियम पे भी देखने को मिलता है। और जो थैलियम है उसके अंदर भी हमारे पास काफी जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जंप करके कहां पे पहुंचता है, वो थर्ड सेकंड नंबर पे, जस्ट बोरॉन के बाद अपने ग्रुप के एलिमेंट्स में। फिर गैलियम का याद हो आपको, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज के अंदर मैंने बताया था आपको कि गैलियम का जो साइज होता है वो जस्ट थोड़ा सा छोटा या फिर ऑलमोस्ट इक्वल होता है। इसका रीजन क्या था, तुम्हारे पास ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जस्ट 3D के बाद आता है। गैलियम क्या कहां पे आता है, एटॉमिक नंबर होता है 31, जिंक के जस्ट बाद आता है, 3D सीरीज के जस्ट बाद आता है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहां पर भी इसका जेड इफेक्टिव इंक्रीज देखने को मिलता है और इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाता है। तो यहां पर जो थैलियम है इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने का रीजन क्या है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। किसकी वजह से, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो गैलियम है उसका, यह आपको ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जो 3D वाला जो जहां पर हमको देखा था कि 3D के अंदर तुम्हारे पास जो साइज है उसमें ऑलमोस्ट 3D के एलिमेंट्स की साइज जो है हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो साइज थी वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिली थी। ठीक है, उसको हमने बोला ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो उसका इफेक्ट यहां पर गैलियम और थैलियम के ऊपर देखने को मिला। ओके, तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है, ये कई बार आपका पूछा जा चुका है। अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं तो देखो ग्राफिकल फॉर्म में भी कई बार यही पूछ चुका है। 13th ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक नंबर, एन क्या है, एनईजी और एटॉमिक नंबर, अगर उनके बीच में ग्राफ बनाऊं तो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होता है, बोरॉन का। फिर आपके पास यहां पर ये, फिर आपके पास ये, फिर आपके पास यहां पर और ये जो तुम्हारे पास ग्राफ आता है वो कुछ इस हिसाब से आता है, देखना। जिगजैग टाइप ग्राफ देखने को मिलता है। ये बोरॉन, ये एल्यूमिनियम, ये गैलियम, ये आपका तुम्हारे पास इंडियम, और ये आपका थैलियम। ये आपका थैलियम। तो ध्यान से देखो, बोरॉन का सबसे ज्यादा है, फिर थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। जिगजैग टाइप ग्राफ देखने को मिलता है, केवल किसमें देखने को मिलता है, 13 ग्रुप के एलिमेंट्स में। हाँ बोलो, किसी को कुछ बोलना था। जल्दी से नोट करिए, तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास एक सबसे पहला एक्सेप्शन है, किसमें, बोरॉन फैमिली के अंदर। और ऐसे ही हमको थोड़ा सा, जैसे थैलियम के अंदर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी काफी इंक्रीज हुआ, ऐसे थोड़ा ऐसा इफेक्ट हमको 14th ग्रुप के एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता। इतना नहीं देखने को मिलता, थोड़ा सा इफेक्ट। अरे भैया खाना वाना बाद में खा लेना। देखो
जो 14th फैमिली है कार्बन फैमिली। अब हम बात करें कार्बन फैमिली का। कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। कहे शिव जी सुनो पार्वती। यहां पर हमको क्या ऑर्डर मिलना चाहिए? एक्सपेक्टेड ऑर्डर, कि डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है। ये क्या है? हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है किसका? आयनाइजेशन एनर्जी का, राइट। लेकिन हमको जो लास्ट पीबी है लेड, उसके अंदर इसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को, जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वाला था उसका थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एसएन तुम्हारा जो पीबी है उसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा होता है और एसएन पीछे चला जाता है। तो हमारे पास एक्चुअल जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या होता है? कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर आपके पास पीबी और फिर आपके पास है एसएन। ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होता है। बाकी के अंदर तुम्हारे जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनमें लगातार डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। ओके, लो लिखो जल्दी से फटाफट। बोलो कार्तिक। क्या हुआ, कोई डाउट है? लिख लिया? ये था आपके पास कार्बन फैमिली के अंदर, इसको भी नोट करो जल्दी से। ये आपके पास थोड़ा सा चेंज किस में आता है? पीबी का ज्यादा होता है और एसएन का कम। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर एक्सेप्शंस की। सबसे ज्यादा हमको आयनाइजेशन एनर्जी में जो एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं वो कहां पे मिलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। वो हमें कहां देखने को मिलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो सबसे पहले अब बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप होते हैं? आपके पास ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके कहां पे आते हैं? डी ब्लॉक के अंदर आते हैं। आता है कि नहीं? तो उसमें देखो, हमने देखा था कि ग्रुप 3 के अंदर किसी तरह से कोई लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगता है, ठीक। तो तुम्हारे पास यहां पे हमारे कोई एक्सेप्शन नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ग्रुप 4, बाकी के जो ग्रुप्स हैं वहां पर हमको एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं। तो 4, 5, 6 एंड 10, ग्रुप 4, 5, 6 एंड 10, ऐसे ही ग्रुप 7, 8, 9, 11 एंड 12, इनके अंदर हमको आयनाइजेशन एनर्जी का अलग अलग ऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 के अंदर नॉर्मल जैसे हमारा डाउन द ग्रुप जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, वैसे ही यहां पर भी आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ जाने पर डिक्रीज करता है। मतलब 5D वाले एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी कम ग्रुप 3 में, फिर 4D का, और फिर सबसे ज्यादा होता है 3D। बोले तो एग्जांपल, थर्ड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? स्कैंडियम,
इट्रियम एंड लेंथेनम। तो लेंथ स्कैंडियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इट्रियम का फिर कम और लेंथेनम का उससे भी कम। ओके, फिर जो ग्रुप 4, 5, 6, 10 है उसके अंदर सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिलता है 3D वालों का, फिर 4D का और सबसे लास्ट में 5D। 5D का आयनाइजेशन एनर्जी इनमें सबसे ज्यादा होता है। क्या सबसे ज्यादा किसका होता है? 5 लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से। बाकी के जो ग्रुप 7 है, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12, इनमें सबसे ज्यादा किसका मिलता है? 5D का। और 4D और 3D को एक्सचेंज कर दो यहां पर, फिर 3D और बाद में 4D वाला। ये तुम्हारे पास एक्सेप्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है यहां से। ओके, ये आपका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। जैसे अब मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अरेंज अरेंज इन increasing order of ionization energy, arrange in increasing order of ionization energy। आयनाइजेशन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे मान लीजिए पहला मैंने दे दिया आपको जिंक, कैडमियम, मरकरी। सेकंड मैंने आपको दिया कॉपर, एजी, एयू। थर्ड मैंने आपको दिया निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। मान लो फोर्थ मैंने आपको दे दिया, चलो फोर्थ जैसे कि मान सब के सब क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, राइट? इनको अरेंज करिए आप। जैसे कि मान लीजिए मैं एक और आपको दे दूं, बेटा नोट तो करो, साउंड तो मैं बोल ही नहीं रहा, तो नोट तुम लोग को सॉल्व करना है, इनको अरेंज करो। नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, या इट्स ओके, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं वेट कर रहा हूं तुम लोग के आंसर का। पहले वाले को अरेंज करो। सब लोग जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? सबसे पहले ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? हाँ, और कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? कार्तिक यू टेल मी। अनुष्का गलत, कार्तिक तुम बताओ सही। जिंक, कैडमियम, मरकरी कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? तो फिर ऑर्डर बताओ। अगर 12 ग्रुप के हैं तो सबसे
ज्यादा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? अरे गुड़िया समृद्धि, अच्छे से देखो बेटा, मैंने जिंक कैडमियम मरकरी कौन से ग्रुप के हैं? 12th ग्रुप के। 12th ग्रुप में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका है? 5d वालों का। 5d मतलब मरकरी, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज वाले, मतलब मरकरी का सबसे ज्यादा। तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? मरकरी 5d वाले का सबसे ज्यादा, फिर 3d मतलब फिर जिंक का, और फिर कैडमियम का। ये ऑर्डर आएगा बेटा। देखो मैंने लिखा ना एक्सेप्शंस, देखो आपके सामने ही लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देखो। कॉपर, एजी, एयू, ये सब किस ग्रुप के एलिमेंट हैं? इलेवेंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। अगर इलेवेंथ ग्रुप के हैं मतलब इनमें भी आपका जो ऑर्डर आएगा आयनाइजेशन एनर्जी का वो क्या रहेगा? 5d वाला, फिर 3d, फिर 4d। तो 5d का कौन सा है यहाँ पर? Au। फिर 3d का कौन सा है? कॉपर। फिर आपका Ag। ये इसका ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का। थर्ड, निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं बेटा? निकिल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। 10th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल सही है। और 10th ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज्यादा 5d, फिर 4d, फिर 3d। मतलब आपके पास प्लेटिनम का सबसे ज्यादा, फिर पैलेडियम, फिर निकिल। अरे अथर्व सोचते क्या किया तुमने? आंखों के सामने लिखा है, देख करके तो सही करो सब लोग। अगर एग्जाम में आएगा तब तो गलती कर ही बैठोगे तुम लोग, तब तो तुम लोग पक्का गलत करोगे। अगर मैं केवल ये लिखवा के अगर मैं बोल देता कि ऐसे करना है, तब तो आप पक्का गलत कर देते। अभी जब आंखों के सामने है तब आप धोखा खा रहे हो। फिर देखो क्रोमियम वाला, क्रोमियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ये क्रोमियम, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है बेटा? 6th ग्रुप के। 6th ग्रुप है मतलब देखो यहां पर ये रहा, 6th ग्रुप में सबसे ज्यादा 5d, फिर 4d, फिर 3d। तो तुम्हारे पास यहां पर सबसे ज्यादा किसका? टंगस्टन का, फिर मॉलिब्डेनम, फिर क्रोमियम। ऐसे ही अब बताइए टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हाफनियम, ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं? आपके बिल्कुल 4th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 4th ग्रुप के एलिमेंट हैं तो यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? बिल्कुल से वही 5d, फिर 4d, फिर 3d, मतलब हाफनियम, जिरकोनियम, फिर टाइटेनियम, सबसे कम टाइटेनियम का, फिर हाफनियम का। ओके, तो ये है आपके पास एक्सेप्शंस। इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो गलत तो नहीं करोगे ना? ये एक्सेप्शन से क्वेश्चन आएंगे बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सेप्शन से। जल्दी से नोट करिए।
नोटेड, ओके। चलिए, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन हेडिंग डालो। यहां उल्टा है, डी ब्लॉक में इंक्रीजिंग, बिल्कुल बेटा, लेंथेनर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू पुअर शिल्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए, सबसे पहला एप्लीकेशन है इनका, वो क्या है? बेसिक नेचर। वो आपके पास क्या है? बेसिक नेचर को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एलिमेंट का कौन ज्यादा बेसिक है, कौन ज्यादा एसिडिक है, इस चीज को बताने के लिए मेटेलिक कैरेक्टर, एलिमेंट्स का मेटेलिक कैरेक्टर, फिर जैसे कि उनकी ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी ऑफ, ये सब चीजों को बताने के लिए तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी काम आता है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी टेल मी। मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कौन ज्यादा तुम्हारे पास मेटेलिक बिहेवियर शो करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर मतलब कौन तुम्हारे पास नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा ज्यादातर। मेटल्स का क्या प्रॉपर्टी होता है? मेटल्स का क्या टेंडेंसी होता है? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल्स क्या होते हैं? बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बड़े आसानी से क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं। जानते हैं क्या ये बात? कोई ऐसा है जो नहीं जानता कि भाई मेटल्स का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का? 9th 10th में पढ़ते हैं ना, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर आता है तुम्हारा अलग से, उसमें आपने यही पढ़ा होगा कि मेटल्स है, हाँ, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स को देना। तो देखो ध्यान से, मतलब अगर कोई एलिमेंट बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब ये बताओ कि उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा। कोई एलिमेंट अगर बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। मतलब अगर तुम्हारे पास मैं 2 से 3 एलिमेंट्स की अगर आयनाइजेशन एनर्जी दे दूं तो क्या बता सकते हो कि किसके अंदर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा है? कैसे बताओगे? जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम, मतलब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा, तो तुम्हारे पास उसमें मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा देखने को मिलेगा। बोलो, है ना? अब जैसे फिर बेसिक नेचर, बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और जितना ज्यादा तुम्हारे पास मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो उतना ज्यादा बेसिक नेचर भी होगा। बराबर है कि नहीं? बेसिक नेचर भी हम किससे डिसाइड करते हैं? कौन कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, तो हम वो भी डिसाइड कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी का यहाँ पर अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या होता है। जैसे देखो बेटा, सोडियम है, अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो किस में जाएगा? Na प्लस में। एक और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो किस में जाएगा? Na+2 में। जैसे देखो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में जाएगा? Al+1 में। एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में जाएगा? Al+2 में। एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो किस में जाएगा? Al+3 में।
और आप जानते हैं कि मेटल्स का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लूज करना। क्या मेटल्स का क्या टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी, तो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा। बोलो, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी मतलब समझ रहे हो ना, सेम मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का टेंडेंसी। तो बताओ ये सब प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगी, कैसे डिपेंड करेंगी, कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी जितनी कम होगी वो उतने आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब उसका बेसिक नेचर उतना ज्यादा, बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर भी ज्यादा, उसके ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी भी ज्यादा। तो हम बोल सकते हैं कि वो एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो बेसिक नेचर हो, मेटेलिक कैरेक्टर हो, चाहे आपका ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी हो, ये सब किसी भी एलिमेंट के आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आयनाइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट। जितनी ज्यादा, फिर जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर होगा, उतना ज्यादा आपका बेसिक नेचर होगा, उतना उस एलिमेंट का ऑक्सीडाइज करने का टेंडेंसी होगा। समझ रहे हो कि नहीं बात, बोलो। ओके, तो ध्यान से देखो। तो अगर मैं लेफ्ट से राइट की बात करूं बेटा, अगर मैं लेफ्ट से राइट जाने की बात करूं, तो लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, लेफ्ट से राइट में आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीजेज। तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लेफ्ट से राइट जाने पर। तुम्हारा जो बेसिक नेचर है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना। देन तुम्हारे पास जो एलिमेंट का, फिर तुम्हारे पास जो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये चीज समझ में आती है, बोलो। अगर मैं टॉप से बॉटम जाऊं, टॉप से बॉटम जाऊं, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा मतलब टॉप से बॉटम में मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बेसिक नेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी क्या करेगा, एलिमेंट का इंक्रीजेस। बोलो हाँ या ना, पक्का, ये चीज समझा। तो आपको आयनाइजेशन एनर्जी के वेरिएशन से, अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन पता है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया, तो आपसे उसके बाद बेसिक मेटेलिक कैरेक्टर, बेसिक नेचर, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी, इन सब का वेरिएशन भी पूछ सकता है। तो वो सब वेरिएशन किससे डिसाइड करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी से। ओके, ओके, ओके। चलिए, तो यहां पर किसी को अगर डाउट है तो मैं बता देता हूं कि मेटल्स, मेटेलिक और जो बेसिक है उनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने का टेंडेंसी। और नॉन मेटेलिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स को, नॉन मेटेलिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का टेंडेंसी। नॉन मेटल या फिर एसिडिक का मतलब भी क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने का टेंडेंसी। गॉट इट और नॉट,
गुड, फटाफट नोट करिए, फटाफट नोट करिए। नोट कर लिया सबने? चलिए, तो बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बाकी का आगे का थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहां तक आयनाइजेशन एनर्जी जो कंप्लीट होगी कल तक, वहां तक आपका फुल एग्जाम के अंदर आएगा। अप टू आयनाइजेशन एनर्जी कंप्लीट आपके एग्जाम में आएगा, कल तक हम जो पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर। हाँ बेटा बोल। हाँ सर, आज आपने जैसे क्वेश्चन लिए ना ऐसे ही आने वाले हैं क्या टेस्ट हाँ में? बिल्कुल, इसी हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही सोचना है। सैटरडे को भी होगा क्लास, बिल्कुल बेटा, सैटरडे को भी होगा क्लास, कल भी होगा। ये तो कल संडे तुम्हारा एग्जाम है, वरना मैं कल भी क्लास संडे को भी ले लूं। सर लास्ट के 1 मिनट में जो बोला वो फिर से बताओ। रेंज बेटा, अच्छा मजाक करते हो मेरे साथ। गरीब आदमी का इसका खून चूस लो। क्या सॉल्व करना है? मैंने कहा बोला कि क्या सॉल्व करना है? मैंने कुछ बोला ही नहीं सॉल्व करने को। मैंने बोला कि अगली क्लास में जहां तक पढ़ाया जाएगा उतना पूरा आपके एग्जाम में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास तक मैं जितना कुछ पढ़ाऊंगा वो सारा आपके एग्जाम में आएगा। और इस चीज को अच्छे से पढ़ के रखना, इसके ऊपर बेस्ड अगली क्लास में हम इसको खत्म करके इसके ऊपर बेस्ड और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे आज हमने क्लास में क्वेश्चंस किए थे, ठीक है ना। अगली क्लास में और मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक। कल डिस्कशन, बिल्कुल डिस्कशन है, लेकिन पहले पढ़ाऊंगा उसके बाद डिस्कशन लूंगा। बेटा एक्सेप्शंस क्यों सॉल्व नहीं हुए? बेटा एक्सेप्शंस ऐसा ऐसा नहीं है एक्सेप्शन सॉल्व नहीं हुए, उनका रीजन पता है ना। देखो रीजन तो पता ही है कि भैया ऐसा रीजन है, इसकी वजह से तुम्हारे पास इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। अब जरूरी नहीं है ना कि किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड को ही फॉलो करें, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शन सॉल्व नहीं हुए, रीजन हमको पता है। बेटा एक्सेप्शंस का मतलब ये नहीं है कि उनका रीजन हमको नहीं पता होता है। मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शंस का रीजन हमको पता होता है कि वो एक्सेप्शन क्यों है। बेटा बिल्कुल गलत है, आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो अथर्व सस्ते, कि केमिस्ट्री का मतलब ही एक्सेप्शन। मेरे को लगता है कोटा फैक्ट्री आप देख लिए हैं। एनसीईआरटी में इतना नहीं दिया, बिल्कुल सही बात है। पीरियोडिक के कितने क्वेश्चंस होते हैं किसमें? एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया तो आया, ज्यादा से ज्यादा 1 क्वेश्चन। अब बोलोगे सर एक क्वेश्चन के लिए हम क्यों पढ़े, राइट? ऐसा ना कि एक क्वेश्चन के लिए हम क्यों पढ़े। बेटा किसी भी चैप्टर का फिक्स नहीं है, और इस चैप्टर को पढ़ोगे तब जाकर के आगे के इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर है वो समझ में आएंगे। जैसे कि मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं आता है, मोल कंसेप्ट से एग्जाम के अंदर कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता। अब बोलो मोल कंसेप्ट पढ़ना छोड़ दें क्या? मोल कंसेप्ट नहीं पता होगा तो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल सब बोर्ड वगैरह सब कवर हो जाता है, टेंशन ना लो। अब अगर हम सोचो मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा कि आपको बाकी के जो चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, जैसे अभी देखो थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर भी यूज किया,
आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह में यूज कर लिया। तो मोल के जो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं आता कि मोल निकालो, उसके क्वेश्चन हमेशा किसी दूसरे चैप्टर के साथ मिक्स होके आते हैं। जेई के यही तो खासियत है, किसी एक चैप्टर का इंडिविजुअल क्वेश्चन कम आता है, चैप्टर्स का मिक्स होकर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यही बात तो मैं कब से बोलते हुए आ रहा हूं कि कंसेप्ट, अलग अलग कंसेप्ट को एक साथ कैसे मिक्सअप करना है, उनको कैसे लगाना है, यही चीज तो सीखना है हमको। ओके, और किसी को कुछ पूछना है, डाउट है? सर टेस्ट में पीरियोडिक के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं? बेटा आएंगे तो पता चल जाएगा। नो सर, रेशियो। रेशियो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन तो बेटा क्लास 10th में नहीं था शायद। नो सर, क्वांटम नंबर्स, मोल, ऐसे इसमें क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं हर चैप्टर में से? नहीं नहीं, ये मैं नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बताऊंगा बेटा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि पूरा पेपर पीरियोडिक से आ जाए, हो सकता है कि पूरा पेपर क्वांटम नंबर से आ जाए, हो सकता है मोल से ही आ जाए, और हो सकता है कि सबका मिक्स भी आ जाए। सिलेबस तुम्हारा उतना ही है, लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा, ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अब जैसा भी लगे, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, जैसा भी लगे, बट आई विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पेपर। हाँ, कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आई कैन गिव, आई कैन एक्सप्लेन अबाउट दैट। कोई कंसेप्ट में डाउट है वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में क्या है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा कंसेप्ट आएगा, ये बात मत पूछना। आज पूछ ली कोई बात नहीं, आगे से कभी पूछना ही मत कि सर कि पेपर में क्या आएगा। पेपर में बेटा क्वेश्चंस आएंगे जो पढ़ाया है, क्योंकि मैं कभी नहीं बताता क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, सस्पेंस है ये। वरना अगर मैं बता दूंगा कि भैया पीरियोडिक से मान लो 15 क्वेश्चन आ गए, मान लो, तो फिर तो आप केवल पीरियोडिक पढ़ोगे। और जेई जो है तुम्हारे पास, वो कभी भी ऐसा नहीं बताता, श्रेयस ने जैसा बोला कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा, बस उसने ये बताया कि सिलेबस ये है, और उसमें से अब आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। उसकी इच्छा दे तो दे, नहीं दे वही हमारी इच्छा, कि हमने सिलेबस आपको बता दिया, उस टॉपिक से पेपर देंगे, क्वेश्चन देंगे या नहीं देंगे, वो हमारी इच्छा है। एनसीईआरटी कौन से बोर्ड के लिए है? सीबीएसई के लिए एंड जेई। जेई एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाता है। और एनसीईआरटी के एक बार आप रीडिंग जरूर करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीड करना ही करना है। अभी तो खैर जरूरत नहीं पड़ेगी पीरियोडिक वगैरह में रीड करने की, जब ब्लॉक्स की बात आएगी, ब्लॉक्स में कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहता है, तब आपको इनऑर्गेनिक में जरूर रीड करने की जरूरत पड़ सकती है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी लोग जा सकते हो, कोई वो नहीं है, क्लास खत्म हो चुका है। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी कंपलसरी है क्या? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल कंपलसरी है। ओके, चलिए गुड नाइट, तैयारी करिए और नोट्स पढ़ करके आइए अगली क्लास में, बुकलेट डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। हाँ बिल्कुल सेम सिलेबस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एसएससी का हो चाहे आपके पास सीबीएसई एनसीईआरटी हो, चैप्टर्स वही हैं, कोई वो डिफरेंस नहीं है। सर आप कल रिवीजन लेने वाले हैं ना? हाँ, जो थोड़ा सा बचा है उसको पढ़ा करके फिर बाद में रिवीजन ही लेंगे। तो सब लोग टाइम पर आना बस। ओके, ओके, गुड नाइट।